नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और सेशन, जहां गांधीवादी युग में आज हम जो है वो गांधी इरविन समझौता और उससे आगे की घटनाक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट सेशन में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने जो है वो दांडी यात्रा तक की जो है वो चर्चा की। दांडी यात्रा कल करवा दिया था क्या? एक बार कमेंट में लिखें आप, और फिर इसके आगे की जो है वो चर्चा शुरू करते हैं। आयुष वर्मा जी, खूब बातें कर ली हैं आपने इससे पहले कमेंट में। मनीषा जी, आपने भी खूब मन जी भर के बातें करी हैं, बहुत अच्छी बात है ये। मोहित बिश्नोई कैसे हैं? रोयल अजीत कैसे हैं आप? गौरव कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। माया कुमावत, नितेश कुमार जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय सैनी जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? बाकी छात्र भी आ जाएं, फिर करें आज के सेशन की शुरुआत। पहले कल वाले नोट्स देखें आप निकाल कर कि कल हमने क्या करवाया है, आपको कितना करवा दिया है। मुझे जितना याद आ रहा है, हम दांडी यात्रा में आके रुके थे और आज हमें दांडी यात्रा से शुरू करना है। कमेंट पढ़ाई की कोई बात नहीं कर रहा है, फालतू बाकी बातें सारे कर रहे हैं। आईसीटी करवाया हुआ है आयुष शर्मा, आप तो इतने पुराने हो, आप ये बात कह रहे हो आईसीटी करवा दो। आईसीटी करवाया हुआ नहीं आपको? पूरा सिलेबस करवा दिया है, फिर भी आप ये कह रहे हो। ऐसी बातें करते हो ना, अच्छा नहीं लगता है। क्या किसी को याद नहीं है कल आपको कितना करवाया था? जिसका अर्थ है पढ़ते नहीं हो। पढ़ोगे नहीं तो फिर दुख ही पाओगे। वैसे पढ़ के भी दुख ही पाना है, नहीं पढ़ के भी दुख ही पाना है ना। चलो कोई बात नहीं है, मुझे याद है कल हम दांडी मार्च की जो है वो चर्चा कर रहे थे। तो आइए लिखिए, कल वाली पीडीएफ आपको हमने दे दी है और उसके आगे की चर्चा यहां से शुरू कर रहे हैं, नए पीडीएफ को क्रिएट करके। एसएसटी की रिवीजन क्लास है ये, और जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, गांधी युग की। और ये 19वां सेशन है। इससे पहले 18 सेशन हो चुके हैं और इससे पहले हमने कंप्लीट एसएसटी प्लस कंप्लीट रीट का कोर्स, जिसमें रीट के ऑल टॉपिक, मनोविज्ञान, आईसीटी, राजस्थानी भाषा, सामान्य ज्ञान, राजस्थान का पूरा कंप्लीट जीके और जितने भी आपके सिलेबस के पार्ट हैं उन सबको हमने कंप्लीट करवा दिया है आपको। और एसएसटी को हमने आपको जो है वो एनसीईआरटी से कंप्लीट करवा दिया है। ये चल रही है एसएसटी की रिवीजन क्लास, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये एक और सेशन है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, और लिखे इसमें दांडी मार्च, गांधी जी की दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से शुरुआत होता है। इसी दांडी यात्रा से जो है वो कौन सा आंदोलन शुरू होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। 12 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल 1930 तक ये जो है वो पूरा कार्यक्रम जो है वो चला था। आइए इस पे चर्चा करें। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दें। एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुको।
चलिए अब आगे चलते हैं। एक तो आप जब भी कॉल करें, आपको समय बताया हुआ है उसी टाइम कॉल करें। कल आपसे लास्ट वाले सेशन में भी आपसे निवेदन किया था, आपको नंबर भी बताए, आपकी सहायता करना चाहते भी हैं, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समय का ख्याल नहीं रखते हैं। वो ना ये देखते हैं कि रात के 11 बज रहे हैं, वो ना ये देखते हैं कि 2 बज रहे हैं, ना वो ये देखते हैं कि 1 बज रहे हैं, और कभी भी कॉल करते रहते हैं। तो आपको बताया गया है कि कॉल करने का समय कम से कम ये तो देखें कि आप क्लास का टाइम ना करें कॉल। बाकी आपको कॉल करने का जो समय बताया गया है वो इवनिंग में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय बताया गया है। तो आपसे निवेदन है कि 4 से 6 बजे ही आप जो है वो क्लास करें। मोहम्मद अजीज खान, हमने पूरा सिलेबस करवा दिया है, ये रिवीजन क्लास चल रही है और एक एक क्लास करके कंप्लीट सिलेबस हमने करवा दिया है, आप देखें क्लासों को। तो देखिए, दांडी मार्च की चर्चा करते हैं तो साबरमती आश्रम से इसकी जो है वो शुरुआत होती है 78 अनुयायियों के साथ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा की शुरुआत की। और इस यात्रा को कवर करने के लिए कल जैसे कि मैंने बताया था आपको, अमेरिकन पत्रकार थे जिसने इस पूरी यात्रा को अपने खबर में छापा। उनका क्या नाम था? तो वो थे आपके वेब मिलर। नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। वेब मिलर, जिसने इस पूरे यात्रा वृतांत को क्या किया, फोटो और न्यूज के जरिए कवर किया। अब गांधी जी ने यहां गुजरात के साबरमती आश्रम से चलकर और समुद्र किनारे जाकर उन्होंने जो है वो नमक बनाया और जो नमक कानून था उसको तोड़ा। इसके साथ ही बाकी जो अन्य कांग्रेस के सदस्य थे और देश के अलग अलग भागों में जो इस तरीके का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसमें अन्य लोगों ने जो है वो, जैसे सी राजगोपालाचारी ने त्रिचन्नापल्ली के अंदर जो है वो त्रिचन्नापल्ली से वेदारायण तक की यात्रा की। इसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है वो अब्दुल गफार खान ने भी जो है वो यात्रा की, जो सीमांत गांधी कहलाते हैं, और लाल कुर्ती दल की इन्होंने जो है वो स्थापना की। ये गांधी जी के अलावा जो अन्य कांग्रेस के नेता थे उनके द्वारा किए गए कार्यक्रम थे, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो लिख लीजिएगा, सी राजगोपालाचारी ने कहां से कहां तक यात्रा की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल मोस्ट फैक्ट ही लिखा रहा हूं, बाकी आप सबको पता है जो बातें क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है उन पर ही मैं मुख्य रूप से यहां पर चर्चा कर रहा हूं। तो सी राजगोपालाचारी ने त्रिचन्नापल्ली से यात्रा शुरू की और वेदारायम तक की
यात्रा की और उन्होंने भी जो है वो इस तरीके से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है वो हिस्सा लिया। इसके अलावा जो सीमांत गांधी कहलाते हैं, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है वो एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन की स्थापना की जिसे लाल कुर्ती दल भी कहते हैं। लाल कुर्ती दल की स्थापना की जिसने इन्होंने भी जो है वो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस तरीके से सविनय अर्थात विनम्रता के साथ कानून को तोड़ना, विनम्रता के साथ कानून को तोड़ना, अंग्रेजों के जो रूल है उनको तोड़ना, यही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और गांधी जी ने दांडी यात्रा ही क्यों की, उन्होंने नमक ही क्यों बनाया, देश के अलग अलग कोनों में जहां पर भी खारे पानी की झीलें थी वहां पर जो है वो इस तरीके की घटना हुई और नमक बनाया गया, क्योंकि गांधी जी ये बात जानते थे कि अगर वो नमक को लेकर आंदोलन करेंगे तो नमक आम आदमी की जो है वो जरूरत की वस्तु है और इसमें मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग तीनों वर्ग जो है इस आंदोलन में भाग लेंगे। और इस तरीके से जब नमक कानून तोड़ा गया तो इसमें सभी वर्गों ने भाग लिया और अंग्रेजों ने जो नमक पर प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है, केवल अंग्रेज कंपनियां ही नमक बना सकती है, उस कानून को इन्होंने तोड़ने का प्रयत्न किया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहता है और बीच में ही एक समझौता आता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये होता है आपका 5 मार्च 1931 को। और इस समझौते में क्या क्या चीजें तय की गई, तो इस समझौते की कुछ मुख्य बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करेगी। इसकी पहली शर्त यह थी समझौते की कि गांधी जी जो है वो शर्त लिख लो, प्रमुख शर्त, प्रमुख शर्तें। पहली शर्त इसकी ये थी कि इसकी पहली शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए। ठीक है। दूसरी शर्त यह थी कि गांधी जी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। गांधी जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी इसकी जो शर्त थी वो ये थी कि समुद्र तट के पास जो नमक है वो आम जनता बना सकती है। समुद्र तट के पास गांधी जी ने कहा, गांधी जी की यह शर्त थी कि समुद्र तट के पास भारतीय लोग नमक बना सकते हैं। ठीक है। चौथी जो इसकी कंडीशन थी वो ये थी कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। राजनीतिक कैदियों को जो आंदोलन में पकड़े गए राजनीतिक कैदियों को रिहा
किया जाए। ये कुछ 4 शर्तें जो थी वो हाईलाइट थी गांधी इरविन समझौते की, और इस समझौते के तहत गांधी जी ने ये बात मान ली कि ठीक है, मैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा। और गांधी जी जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन क्या है वैसे तो आप सब जानते हो, लेकिन कब कब हुआ यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोलमेज सम्मेलन, देखिए गोलमेज सम्मेलन जो है वो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया, 1930 में हुआ, इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। याद रखना बहुत आसान होगा आपके लिए। याद आपको ये रखना है कि इन 2 गोलमेज सम्मेलनों में जो है वो गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने भाग लिया। देखिए पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, लेकिन भारत के अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों के अनेकों अनेक नेताओं ने इन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं था। उसी तरीके से जिस तरीके से मान लो मैं या फिर मेरे जैसे छोटे छोटे जो YouTube चैनल है एजुकेशन के, अगर हम चाहे चीख चीख कर 24 घंटे भी ये कहें कि राजस्थान के अंदर जो है वो अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति में राजस्थान पहुंच चुका है जहां पढ़ने वालों का भविष्य अंधकार में है, मेहनत करने वालों का भविष्य अंधकार में है, सच्चाई की राह पर चलने वाले लोगों का भविष्य अंधकार में है, नैतिकता का पालन करने वाले लोगों का भविष्य अंधकार में है। क्योंकि आप पिछले 16 पेपरों में देख लीजिए, एक भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसमें नकल नहीं हुई है, और जो खुलासे हो रहे हैं हालांकि वो जांच के विषय हैं, लेकिन धुआं वहीं से निकलता है जहां कुछ बात हो, चिंगारी हो, वहीं से तो धुआं निकलेगा। जिस प्रकार से चर्चा हो रही है कि पेपर आरपीएससी से नकल के लिए निकल गया, पेपर पहले ही दे दिए गए, तो अब तक जितने भी सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं और जो बच्चे आस लगा के बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, उनके सपने कहीं ना कहीं जो है वो धुआं धुआं हो चुके हैं। जैसे कि मैं हर सेशन में ये कह रहा हूं कि हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन हम नकल करने वाले लोगों से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। तो हम छोटे छोटे यूट्यूबर चाहे कितना भी कहें, लेकिन आप एक बात नोट कर लो, इन 16 पेपरों में इतनी नकलें हुई, पेपर रद्द हुए, लेकिन राजस्थान के कोई भी बड़े कोचिंग संस्थान ने आप युवाओं का कभी साथ दिया है तो बताओ, आपके प्रति आवाज उठाई है? किसी भी बड़े यूट्यूबर ने जो अपने नाम की तूती बजाते हैं राजस्थान में कि हम एजुकेशन के मामले में सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी आकर आपको ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ, नकल नहीं होनी चाहिए, नकल होना गलत बात है, हम युवाओं के साथ है, इतना तो कह सकते हैं। लेकिन जब भी उनको अपने कोर्स बेचने होते हैं, जब भी उनको अपने चीजों का प्रमोशन करना होता है, जब भी उन्हें आपको ठगना होता है, तब वो बड़े बड़े लाइव सेमिनार करते हैं, आपको बुलाते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। लेकिन जब बात आती है आपका साथ देने की, युवाओं की आवाज उठाने की, तब वो एक भी बड़ा व्यक्ति आपके सहयोग में नहीं आता है। और ये बात सिद्ध करती है कि ये बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ठीक है एक नैतिकता के नाते मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं भावुक होकर भावना के नाते मैं आपको ये तो कह सकता हूं कि मैं आपके साथ हूं प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ खड़ा हूं और ये गलत हुआ। लेकिन आप देखिए ये बड़े बड़े लोग जो है ये भी नहीं कहते हैं कि नकल हुई, ये गलत हुई। इतना कहना भी अपनी नैतिकता नहीं समझते हैं, और आपके पैसों से ये आपके प्यार से इतने बड़े बने हैं। तो ये समय है जागने का।
यहां हम क्रांति पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत काम नहीं आएगी, रंग नहीं ला पाएगी। क्योंकि आप चाहे 24 घंटे पढ़ लो, लेकिन नकल करने वालों से कंपटीशन नहीं कर पाओगे। तो ये समय है सोचने का, जानने का, समझने का कि हम क्या करें आगे। और ये जो माफिया है, एक समय था, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य के अंदर एक ऐसी स्थिति थी कि जब बेटा बड़ा हो जाता था हरियाणा में और वो ऐसे ग्रेजुएशन वगैरह कर लेता था, जेबीटी कर लेता था, तो पिता क्या करता था, 1 किला खेत का बेच देता था और ये कहता था कि मैंने 1 किला बेच दिया है, उससे 20 लाख रुपए आए हैं, ये पैसे दूंगा और बेटे को नौकरी लगा दूंगा। और ऐसा हरियाणा में होता था। आज से 10 साल पहले हरियाणा की यही स्थिति थी कि वहां पर हर पेपर लीक होता था और पैसे देकर नौकरी लगते थे। और इस मामले में हरियाणा में मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता तक जेल में गए हैं। और हरियाणा में सख्त कानून बनाया गया, हरियाणा में सख्त डिसीजन लिए गए और जब बड़ी मछलियों को पकड़ा गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, तब जाके हरियाणा से तो ये मामला बंद हुआ, नकल का प्रकरण। और अब पिछले 10 वर्षों में, मैं यहां पर किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी की भी सरकार हो, पिछले 10 वर्षों में राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति बनी है कि बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है, पेपर लीक होने में राजस्थान भारत में नंबर 1 पर आ गया है और बहुत बुरी स्थिति है। कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ दें, कोई काम और कर लें ताकि सही रहे। क्योंकि पढ़ाई में अब मेहनत चाहे कितनी भी करें, लेकिन इस तरीके से खुद सरकारें आरपीएससी से एक एक दिन पहले पेपर निकल रहे हैं। ये पैसे जो आते हैं, देखो आपको याद होगा, सरकार कहती है ना कि पेपर में नकल नहीं रोकी जा रही है, हम क्या करें, हमने कानून बना दिया। याद करो लॉकडाउन में सरकार ने चाहा कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले, घर घर के आगे पुलिस खड़ी हो गई थी, याद है आपको? घर घर के आगे एक एक पुलिस वाले खड़े हो गए थे, गली में किसी को निकलने नहीं दिया गया था। तो क्या इतने बड़े देश में जब कोरोना के टाइम में इतनी सख्ताई बरती जा सकती है और वो भी कई लंबे समय तक, महीनों महीनों तक, तो क्या एक दिन पेपर होता है उस पेपर में सख्ताई नहीं बरती जा सकती? बरती जा सकती है। सरकार चाहे, पुलिस प्रशासन चाहे, ये सिस्टम चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है हम सबका, और हम बिल्कुल उसी तरीके से हैं जब 1857 की क्रांति के समय भारत के लोग थे, भोले भाले। हम बटे हुए हैं, पेपरों के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं, हम सब अंधे हुए हैं, इसमें इंक्लूड मैं भी हूं। और हम ये सोचते हैं कि अब पटवारी का पेपर लीक हुआ है, अब इसका हुआ है, हमें क्या है। और इसी कारण देख लो कोई भी पेपर नहीं बच रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, अब तो पक्का विश्वास हो गया कि रीट में बचेगा नहीं भैया, क्योंकि सिचुएशन बहुत गंदी हो रही है राजस्थान की। और जब तक कोई कठिन फैसला नहीं लिया जाएगा, जब तक कोई सख्त फैसले नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैं आपको बिल्कुल भी कतई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में ये हुआ है, हर पेपर में ये हुआ है। आप सोचो कि आप कितना पढ़ सकते हो। 5000 तो सेकंड ग्रेड की सीट ही नहीं आती है और 5000 लोग नकल कर लिए। अभी आज ही तो आपने देखा है ना न्यूज में कि 5000 लोगों तक ये पेपर गया। ये तो मिनिमम आंकड़ा बताया जा रहा है। 5000 तो सीटें ही नहीं थी सेकंड ग्रेड में और 5000 लोगों को नकल करवा दी, तो आप क्या करोगे फिर पढ़ के? आपका नंबर तो आना नहीं है। और रीट में तो एक ही पेपर है, मुख्य परीक्षा में तो, इसमें तो पेपर 2 थे, एक जीके का पेपर, एक सब्जेक्ट का पेपर, तब 5000 लोगों ने नकल करके अपनी अपनी सीट तो रोक ली। तो रीट में भी यही है, रीट में तो सीटें रुक गई है। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी अंग्रेजी की सबसे ज्यादा सीट है, कोई कह रहा है कि इंग्लिश की सीट ज्यादा है, कोई कह रहा है हिंदी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे नहीं होगा भैया, नहीं होगा। सीटें आपकी पहले से आरक्षित हो गई है। बहुत कठिन विकट परिस्थितियां हैं और अगर यही रहा तो काम करने में ज्यादा फायदा है भैया।
क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ रहा है। ये नकल करने वाले कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, इसमें हर डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं, गवर्नमेंट अध्यापक हैं, पुलिस वाले भी हैं, है ना, सरकार के लोग भी है, मंत्री भी है, एमएलए भी हैं, क्योंकि इतने बड़े उच्च स्तर पर आरपीएससी से पेपर निकाले जाते हैं, इतने बड़े पैसे लिए जाते हैं, तो अकेला तो कोई नहीं खा सकता ना, अकेला कोई नहीं खा सकता है। तो भविष्य खतरे में है मेहनत करने वालों का। अब रद्द होगी कि नहीं होगी ये बड़ा मैटर नहीं है, रद्द तो सरकार मानेगी तब होगी। रीट का मानना था कि आपका कि रीट में नकल हुई है, रीट में नहीं माना, और अभी भी रीट का देख लो, रीट की अगर जांच करवा ली जाए 2021 वाले की, तब भी और कितने आरोपी निकले। रीट लेवल फर्स्ट का माना नहीं, सेकंड का माना, बहुत सारे पेचीदा मुद्दे हैं। देखिए आगे लिखिए, अब तो क्या कर सकते हैं। देखो भैया, सत्य तो यही है। आज मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें धीर भाई साहब जो है वो आपको मोटिवेट कर रहे थे। अब हमारा काम है मोटिवेट करना, क्योंकि एक शिक्षक विकट परिस्थितियों में भी बच्चों को मोटिवेट ही करेगा, क्योंकि शिक्षक का यही दायित्व है कि वो हमेशा छात्रों को मोटिवेट करता रहे। लेकिन मोटिवेशन एक तरफ है, लेकिन वास्तविकता भी तो देखनी पड़ेगी ना हमें। मोटिवेशन तो ठीक है यार, लेकिन वास्तविकता भी देखो ना। जब 5-5 हजार सीटों पर पेपर बिक जाएंगे तो फिर आम आदमी का, मेहनत करने वाले बच्चे का नंबर कैसे आएगा? मोटिवेशन कहां जाएगा उसका? क्या करेगा वो मोटिवेशन का? मोटिवेशन में वो आके चलो ठीक है 80% ले आएगा, लेकिन वो तो 100 नंबरों पर नकल कर रहे हैं, 100% नकल कर रहे हैं, उनके साथ कैसे मुकाबला होगा अपना? प्रताप राम जी टाइप पास लग रहा है तो राम राम भैया, चले जाओ जाओ, मैं टाइम पास ही करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वयं बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, पढ़ लीजिए। आज आपको टाइम पास लग रहा है, कल जब पेपर में आपको नंबर नहीं आएगा तो आप ही रोओगे। टाइम पास लग सकता है आपको, आपको टाइम पास लग सकता है, ये बात है। गांधी जी ने इसमें भाग लिया, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने भाग लिया इसमें, तो ये कौन से जहाज से लंदन गए थे? गांधी जी जो है वो राजपुताना, राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। जहाज से लंदन गए। जिस दिन पेपर लीक की खबर आई थी ना, उस दिन मैंने क्लास ही नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था आप यही कहोगे कि टाइम पास मत करो। मैं बड़ा भावुक आदमी हूं, और जब ऐसी घटनाएं घटती है ना, तो शायद आप में से कुछ लोग अभी नए नए बेरोजगार हुए हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नए नए बेरोजगार है ना, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर लीक हो गया यार, हो गया कोई बात नहीं, आगे दे लेंगे। लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचो जो, जिनका लास्ट पेपर है ये, उन बच्चों के बारे में सोचो जिनका ये सेकंड लास्ट पेपर है, उन बच्चों के बारे में सोचो जिन्होंने अपने पूरा जीवन मेहनत की और यही पेपर उनका अच्छा होने वाला था। नए लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है पेपर आउट का या पेपर लीक हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क बहुत लोगों को पड़ता है। एक पेपर के पीछे एक पूरा परिवार अपने सपने सजो के बैठा होता है, माँ बापू पत्नी बच्चे, पूरा परिवार, और परिवार नहीं उसके रिश्तेदार भी।
और उन सबकी आशाएं एक व्यक्ति पे डिपेंड होती है और वो बंदा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत पानी हो जाती है पेपर के समय, क्योंकि इस तरीके के प्रकरण होते हैं। ये बहुत ही सोचनीय विषय है हम सभी युवाओं के लिए, हम सभी बेरोजगारों के लिए। अगर आप इसको ऐसे सोच रहे हो कि ये टाइम पास का विषय है या अब हुआ मेरे टाइम नहीं होगा, मेरे पेपर में नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है। हम तो इसकी चर्चा, इसलिए तो मैं क्या है कि चर्चा नहीं करता हूं, अपने मन को कोसे रखता हूं कि नहीं अपन सीधे टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन जब कोई बात आ जाती है ऐसी ना, और फिर वो मन के जो भाव हैं जो कि अंदर कैद पड़े हुए हैं वो निकल जाते हैं, वास्तव में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें महसूस कर चुका हूं, बहुत बार महसूस कर चुका हूं। इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं राजपुताना नामक जहाज से। ठीक है, गांधी जी वापस आ जाते हैं गोलमेज सम्मेलन से, बड़े निराश होकर आते हैं, और गांधी जी ने आकर जो है वो पुनः जो है वो क्या करा, गांधी जी, चलो बात नहीं करेंगे, आपको टाइम बर्बाद लग रहा है तो बात नहीं करेंगे। गांधी जी गोलमेज से सम्मेलन से निराश होकर वापस आते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हो गई। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो सांप्रदायिक पंचांट नाम का एक रूल आता है, सांप्रदायिक पंचांट। ये क्या है? सांप्रदायिक पंचांट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सांप्रदायिक पंचांट जो है वो कब प्रस्तुत किया गया, किसने किया? तो 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को। जैसे कि नाम है सांप्रदायिक इसका, तो ठीक ऐसा ही इसमें कार्य किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेजे मैकडोनाल्ड ने इसको जो है प्रस्तुत किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने ये जो है वो सांप्रदायिक पंचांट भारत में रखा, और इसमें ये कहा गया कि दलितों को अलग से जो है वो निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार। पहले ही इन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच तो वैमनस्य पैदा कर दिया था, अब हिंदुओं को तोड़ने का एक और प्रयत्न किया इन्होंने कि दलित अलग से निर्वाचित, यानी दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो दिया जाएगा का अधिकार। ठीक है, इनका अलग क्षेत्र होगा, इनके अलग कैंडिडेट होंगे। तो ये एक और जो है भारत के तोड़ने का साजिश था। इस समय गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। इस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे, जब ये सांप्रदायिक पंचांट लाया गया था। इसके बाद होता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। ये क्या था देखिए, पूना पैक्ट या
पूना समझौता। ये जो पूना पैक्ट है ये 26 सितंबर 1932 को होता है। 26 सितंबर 1932 को होता है। और इसमें किस किस के मध्य हुआ ये हुआ आपका गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। जितना ज्यादा हमारा समाज विभाजित होगा, ये सब जान लो बात को, आप जानते भी हो, जितना ज्यादा हमारा समाज विभाजित होगा शासनकर्ता को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जो शासन के संचालक हैं, चाहे उस समय अंग्रेज थे, इस समय हमारे नेता लोग हैं, जितना ज्यादा हम डिवाइड रहेंगे, जितना ज्यादा हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, तब तक शासक चैन की नींद सोएगा। और अगर हम सब एक हो गए तो जो शासक वर्ग है उसकी नींद उड़ जाएगी कि अरे अब करांगे, तो सारा एक हो गया। ये हमेशा का रूल है, राजनीति का ये रूल है। चाणक्य की अर्थशास्त्र भी यही कहती है कि शासक को अगर लंबे समय तक शासन में रहना है तो उसे जनता को उलझाए रखना चाहिए। अलग अलग मुद्दों में उनको डिवाइड रखो, बांटे रखो, क्योंकि जब तक वो बंटे रहेंगे तब तक वो मुख्य मुद्दों पे आएंगे ही नहीं। जी हाँ, छोटे टाबर ने, जो छोटे टाबर हुए तो के घर में माँ की है वो काम करे, भाई माँ ने तो काम करना पड़े जनरली। थोड़ा सा पुराने जमाने की बात बताऊं थाने, तो टाबर की एक बदमाशी करे, बार बार में रोवे, माँ ने कहे गोदी ले ले गोदी ले ले, तो माँ क्या करेगी, मैंने कोई ना कोई धंधा लगा दे, काम लगा दे, ला बेटा रेत का लाडू बना ले, है ना, रेत को घर बना ले, या आ साइकिल को चक्कर घुमावो कर, है ना, या कोई दिया बोल दे दी गला बोल खेल, कोई ना कोई काम लगा दे मैंने, और माँ आपको काम आसानी से पूरा कर ले। ओ एक तरीको है कि आपा ने भी अपना जिका राजनेता है वे बुढ़ा रखे, कभी आपने हिंदू मुस्लिम का नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी पिछड़े का नाम पर, कभी धर्म का नाम पर, और आपा के यहाँ बस आ चीजा से बाहर निकल कौन पा रहा, और नहीं निकल पा रहा तो उनका शासन चल रहा है। जब हम सभी लोग एक हो जाएंगे और हम कहेंगे कि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम इंसान हैं, हमारे धर्म इंसानियत है और हमारी जाति इंसानियत है, हम भारतीय हैं, तब जाके आप या हम या पूरा भारत के जो लोग हैं वो वास्तविक रियल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो सकता है। फिर राजनेताओं को काम करना पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये जो नकल प्रकरण हो रहे हैं इनके क्षेत्र में, तब तक काम नहीं होगा। अब देखो इस पूना समझौते में क्या होता है। इस पूना समझौते को कराने में यानी गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता थे, गांधी जी कांग्रेस के नेता थे, इन दोनों के मध्यस्थ कौन थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट के मध्यस्थ कौन थे, बीच में चौधरी कुणा मिलाना रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचार्य मध्यस्थ थे। मध्यस्थ पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी, ये इसके जो थे वो मध्यस्थ बने, दोनों नेताओं को एक साथ लाए और इनको जो है वो बात करने के लिए राजी किया, ये दोनों बने मध्यस्थ। और इस पूना पैक्ट के अंदर क्या समझौता होता है, क्या समझौता होता है, इसमें तय किया गया, अंबेडकर जी ने कहा कि हम पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर देंगे, तो अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन
को अस्वीकार कर दिया, जो कि सांप्रदायिक पंचायत में कहा गया था कि इनको अलग निर्वाचन देंगे। अंबेडकर जी ने इसको जो है वो अस्वीकार कर दिया। सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से 148 कर दी गई। दलितों की सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ठीक है, यानी दलितों को और ज्यादा जो है इसमें स्थान दिया गया। गांधी जी ने दलित को हरिजन कहा। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा और इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था हरिजन समाचार पत्र निकाला गांधी जी ने। हरिजन समाचार पत्र निकाला। तो ये पूना पैक्ट की कुछ मुख्य जो है वो शर्तें हैं इस समझौते की। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आता है। सेव कर देते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। ऐसी कोई बात नहीं है प्रताप जी, आप इस परिवार के सदस्य हैं और मैं आपको ना तो कभी शायरी सुनाता हूं ना ही मैं आपको कोई प्यार मोहब्बत की बात करता हूं। ज्यादातर यूट्यूब पर शायरी और प्यार मोहब्बत की बातें होती है क्योंकि बच्चे उसी से खुश रहते हैं और उन्हीं क्लासों में बच्चे ज्यादा होते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है ये दुख देने लायक है, दुख दे रहा है। मैं पर्सनली इन चीजों से खुद दुखी हूं क्योंकि YouTube मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई मेरा व्यापार नहीं है, यहां पर मैं कुछ नहीं बेचता हूं। मेरे सारी क्लासें फ्री हैं, सारे नोट्स फ्री हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि राजस्थान में जिनको युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, जिनको इन चीजों का विरोध करना चाहिए, नकल का विरोध करना चाहिए, राजस्थान के बेरोजगार का साथ देना चाहिए, आज राजस्थान में पिछले समय से 16 पेपर लगभग जो है वो लीक हो चुके हैं, जिसमें से अनेकों पेपरों को तो सरकार ने लीक मानना ही नहीं है और वो कोई भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर राजस्थान के सारे युवा टीचर्स, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास के हो, चाहे वो कोचिंग संस्थान के हो, ये सारे आपके साथ खड़े हो जाएं तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और नकल निश्चित तौर पर रुकेगी। लेकिन शर्म इस बात की आती है और दुख भी इस बात का होता है कि जो लोग आपसे हजारों रुपए लेते हैं, आपको बेचने के लिए सब कुछ बेचते हैं, आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपके इस प्रकरण के मामले में, नकल के मामले में वो एक शब्द नहीं कहते हैं। और यही बात ये संदेह जाहिर करती है कि ये लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इन सब लोगों से मिले हुए होते हैं। और जब भी कोई पेपर लीक होता है तब एक ना एक कोचिंग का नाम आता है। बड़ी कोचिंगें अपना नाम दबा देती है क्योंकि पैसे जिनके पास ज्यादा होंगे वो नाम भी दबा देते हैं। इसीलिए बीच में कभी कभी भावुक हो जाते हैं, आपसे ऐसी बात कह देते हैं और हमारी किसी बात का अगर आपको बुरा लगे तो इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा काम पढ़ाना है, राजनीति करना कतई नहीं है।
हम भी अपने मुंह पर जो है वो पट्टी बांध लेंगे, नहीं कहेंगे नकल हो तो हो, पेपर लीक हो तो हो, क्योंकि अब सब कुछ बिक रहा है, बाजार में आ चुका है। तो भैया जिसके पास पैसे होंगे वो खरीद लेना, और जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो 5-10 साल तैयारी कर लेना, और जब आपको लगे कि नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो फिर कोई ना कोई काम करना ही है। लास्ट में जाके कोई खेती बाड़ी, रेड़ी गाड़ी, घोड़ों की न की चला के पेट तो भराएंगा, भूखा तो मरा को नहीं, तो कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। पूना पैक्ट के बाद क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। पूना पैक्ट के बाद देखिएगा एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, अंबेडकर जो है वो दलितों के काफी बड़े नेता इस समय बन चुके हैं, तो अंबेडकर जी की पार्टी का नाम पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर जो है इनकी पार्टी का क्या नाम था। भीमराव अंबेडकर जी की पार्टी का नाम, यानी इन्होंने कौन कौन सी पार्टी इस समय बना रखी थी। तो इनकी 3 पार्टियां इस समय जो है भारत में संचालित थी। एक थी ऑल इंडियन डिस्परेट क्लास एसोसिएशन, पहली थी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दूसरी जो पार्टी थी इनकी वो थी आपकी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और तीसरी इनकी एक और पार्टी थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। हम आपको बहुत ज्यादा मैटर इस टॉपिक में करवा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी से जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारे बच्चों का यह कहना था कि सर मैटर कम है, लेकिन अब जो हम मैटर तैयार कर रहे हैं उस मैटर से आप आरएस तक के पेपर की तैयारी कर सकते हो। इतना मैटर हम आपको दे रहे हैं और हम ऐसी आशा रखते हैं कि यहां से आपको निश्चित तौर पर जो है वो क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद देखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। यह भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटी में। भारत 1935 भारत शासन अधिनियम, हमारा जो संविधान है उसका लगभग 80% पार्ट जो है यही है 1935 भारत शासन अधिनियम। चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों के बनाए हुए शासन से संचालित किए जा रहे हैं। हमारा जो पूरा शासन व्यवस्था है वो वही है। 20% को छोड़ दीजिए, 80% हमारी शासन व्यवस्था वही है जिस तरीके से अंग्रेज हम पर शासन किया करते थे। आज भी भारत में गरीब गरीब ही है, वो कभी अमीर नहीं हो पाया है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। कानून बनाने वाले कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और गरीबों पर सारे रूल कायदे कानून लगते हैं। जो नकल करवाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है और निर्दोष लोगों को पकड़ के जो अनशन करने जाते हैं बेचारे अपनी मांग लेके जाते हैं कि भाई जी सरकार से निवेदन करें कि हे मुख्यमंत्री जी, हे शिक्षा मंत्री जी, माने बचा लो, बाद में पकड़ के जेल में डाल दिए जावे है।
है और बांगे ए सर्दी के मायने डंडा पड़े है। तो आज भी यही है, यही कारण है क्योंकि हमारा रूल यही है, भारतीय परिषद को समाप्त कर भारत सचिव की सहायता से सलाहकारी समिति बनाई जाएगी। इसका पहला प्रावधान था। ये पहला प्रावधान क्या था? इसके 1935 के शासन अधिनियम के कुछ शर्तें देखिएगा। भारत परिषद को समाप्त कर सहायता सलाहकारी समिति बनाई जाएगी। सलाहकारी समिति बनाई जाएगी। इस रूल के अंदर बहुत सारी, ये 1900 शासन अधिनियम बहुत बड़ा है, लेकिन केवल मोस्ट बातों की ही यहां पर हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। और इसमें ब्रिटिश जो प्रांत है उनको तो मिलना अनिवार्य है, अनिवार्य। अंग्रेजों की चाल देखो, अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत भारत रहे, वो ये चाहते थे कि टुकड़ों में बंटे। ब्रिटिश प्रांत को मिलना अनिवार्य था और देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक कर दिया गया, ऐच्छिक कर दिया गया कि वो चाहे मिले चाहे ना मिले, उनकी मर्जी है। केंद्र में 2 सदन बनाए गए। केंद्र सरकार में 2 सदन, केंद्र सरकार में 2 सदन बनाए गए। और ये 2 सदन कौन कौन से हैं देखिएगा। ये 2 सदन है, पहला है आपका राज्य परिषद, राज्य परिषद जिसमें 260 सदस्य संख्या है, ठीक है। और इस 260 में भी जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश जो भारत है या ब्रिटिश जो प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत की संख्या ज्यादा रखी गई। सॉरी, ब्रिटिश प्रांत के 156 सदस्य रखे गए, ज्यादा सदस्य देंगे इनको। ब्रिटिश प्रांत के 156 सदस्य और जो देशी रियासत थी उनके 104 सदस्य। देशी रियासत देशी रियासत के 104 सदस्य इसमें जो है वो रखे गए। बावली ड्राओगी के डट जा, अट्ठे बोली है बीच में चिमखा होती है। इसके बाद देखो दूसरी जो परिषद बनी वो बनी केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, और इसमें जो टोटल सदस्य रखे गए वो रखे गए 375 सदस्य, 375 सदस्य इसमें थे। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे वो थे इसमें 250, और देशी रियासत जो थी, देशी रियासत के जो सदस्य इसमें रखे गए वो मात्र रखे गए 125। इस तरीके की शासन व्यवस्था भारत में लागू की गई, ठीक है। जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कार्यकारी
परिषद जो थी गवर्नर जनरल की, कार्यकारी परिषद में 10 भारतीय सदस्यों को, 10 भारतीय सदस्य इसमें जो है वो शामिल किए गए। ठीक है, ये भारतीयों को भुलाने की एक तरीका था। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। पहले प्रांतों में द्वैध शासन था, अब केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों से हटा दिया गया। इसके अलावा जो है वो शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किसमें किया गया? शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सूची, प्रांत और समवर्ती सूची में जो है वो शक्तियां विभाजित की गई। आज भी यही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यही तो है आज भी। तो इसी तरीके से ये सारे रूल यहीं से लिए गए हैं। भारत का पूरा शासन यहीं से चल रहा है। आज भी, आजादी के बाद भी हमारी मानसिकता वही है, यानी हमारे राजनेता उसी रूल से काम कर रहे हैं। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। आज किसके पास है अवशिष्ट शक्तियां? केंद्र सरकार के पास है, या राष्ट्रपति के पास है। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, अंग्रेज पीछे पड़े हुए थे कि किसी तरीके से दलितों को भी मुस्लिमों की तरह अलग कर दिया जाए। निर्वाचन की व्यवस्था। इसके अलावा जो है वो इसमें आरबीआई की स्थापना की बात कही गई। आरबीआई की स्थापना यूपीएससी की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत, और संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये कार्य इसमें किए गए। ये थे केंद्र सरकार में। तो राज्यों में इसमें क्या किया गया? राज्य सरकार में क्या किया गया? राज्य सरकार में क्या किया गया? प्रांतों में क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी। और यहां पर क्या कर दिया गया? प्रांत जो थे, राज्य थे, उनको स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों में स्वायत्तता दी गई। इस समय भारत में टोटल 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। और इन 11 प्रांत थे, और इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में 2 सदन थे। जैसे आज वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद होती है ना, वैसे ही 2 सदन बनाए गए। और ये 6 प्रांत कौन कौन से थे? इसमें पहला आता है आपका बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, असम। मद्रास, बंगाल, असम, यूपी
और बिहार, ये 6 प्रांत थे जिनमें 2 सदन की शासन व्यवस्था लागू की गई। ये था आपका भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद जो है वो क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं। यानी इन 11 प्रांतों में आम चुनाव होते हैं, जिसमें से आम चुनाव कब हुए, आम चुनाव हुए आपके 1937 में। और इन आम चुनाव में कांग्रेस ने इन 11 प्रांतों में चुनाव लड़ा, जिसमें से जो है वो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और 3 प्रांतों में अन्य छोटी छोटी पार्टियों की जो है वो सरकार बनी। ठीक है, इसके बाद जो है वो जीना ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जहां पर शासन कर रही है वहां पर वो मुस्लिमों का शोषण कर रही है। और ऐसा आरोप लगाते हुए 2 समितियों की स्थापना की गई। एक का नाम था शरीफ समिति और दूसरी का नाम था पीरपुर समिति, जिसका कार्य था जांच करना कि क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों के साथ शोषण हो रहा है। तो लिख दो, जीना ने, क्योंकि अब 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जीना ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मुस्लिमों का कांग्रेस शासित राज्यों में, मुस्लिमों का कांग्रेस शासित राज्यों में शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है और जांच के लिए 2 समिति बनाई गई। पहली समिति का नाम था शरीफ समिति और दूसरी का नाम था पीरपुर समिति। एक्चुअली ऐसा था नहीं कि मुस्लिमों का शोषण हो रहा है, लेकिन जीना अब कहीं ना कहीं जान चुके थे कि भारत में, देखो, राजनीतिक पावर की चाहत थी, सत्ता की चाहत थी। तो जीना को पता चल गया था कि यहां कांग्रेस का वर्चस्व बड़ा है और कांग्रेस में नेहरू जी है सबसे बड़े, तो मुझे कभी भी सत्ता नहीं मिलेगी। तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक अलग जो है वो व्यवस्था बिठाने में लगे हुए थे और इन समितियों के जरिए और पूरे मुस्लिमों में एक खौफ पैदा किया गया कि जहां कांग्रेस का राज्य है, जैसे वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां मुस्लिमों के साथ शोषण किया जाता है, ऐसी मानसिकता फैलाई जा रही है। ठीक ऐसे ही मानसिकता फैलाई जा रही थी इस समय कि जहां कांग्रेस का शासन है वहां पर मुस्लिमों के साथ ज्यादतियां होती है, उनका शोषण होता है, उनको जो है वो योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है और कहीं ना कहीं ये नींव बन रही थी एक अलग पाकिस्तान की। अगले सेशन में यानी कल के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो है वो पाकिस्तान की मांग होती है। दूसरा विश्व युद्ध होता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस जीना ने जो है वो पाकिस्तान की मांग की। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है, इसके बाद जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह किए जाते हैं गांधी जी और बाकी
कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद फाइनली जो है भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया और पूरे देश में बहुत ज्यादा हिंसक आंदोलन हुआ। देश के जितने भी बूढ़े कांग्रेसी नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन सबको अंग्रेजों ने जेल में भर दिया और कांग्रेस के जो युवा नेतृत्व करता थे, युवा जो नेता थे, उनके हाथों में कांग्रेस की नींव आ गई, कांग्रेस की बागडोर आ गई और फिर युवा नेताओं ने इस तरीके से अंग्रेजों को पीटा, मारा और भयंकर रूप से जो है वो हिंसा हुई और फाइनली अंग्रेजों ने तय कर लिया कि अब जानो पड़सी, अब ये भारतीय को नहीं छोड़े, अब आप थोड़ा दिन ही रह पाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था और इसमें बहुत भयंकर हिंसा हुई और इस आंदोलन में पुलिस, प्रशासन, सब ने भारतीय क्रांतिकारियों का साथ दिया और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया। कई कई राज्यों में, कई कई स्थानों पर जो है वो एक समानांतर जो है वो सरकार स्थापित की गई और लंबे समय तक ये आंदोलन जो है वो चला। अंततः गांधी जी ने जो है इस आंदोलन को समाप्त किया। अंग्रेजों ने तय किया कि अब आजादी होगी। कांग्रेस के अनेक और अधिवेशन होते हैं जिन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग की, मुक्ति दिवस बनाया और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है। कल हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे नकल की या और कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आते ही सेशन की शुरुआत करेंगे और कल ये प्रयास करेंगे कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो कल समाप्त अपन कर दें और फिर इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। हमने एनसीईआरटी से आपको पूरा कोर्स करवा रखा है, टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट कोर्स हमने आपको करवा दिया गया है। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में वो सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं और उन सभी क्लासों की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि आप